हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड के बारे में पढ़ना, जहां चार्जेस के बारे में हम लोग कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ वगैरह के बारे में हम लोग कुछ चीज पढ़े। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़े थे। तो उन्हीं का समरी आज हम लोग देखने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फोर्स का। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या काम करता है? तो ये डिस्क्राइब करता है किस चीज को, इंटरेक्शन को। किसके इंटरेक्शन को भाई? तो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन लगता है उस इंटरेक्शन को हम लोग कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। कूलम्ब्स लॉ बताता है कि ये फोर्स एक्चुअल में कितना होता है, कि किधर लगता है। ठीक। दूसरा कि ये हमारा इंपिरिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है ना, इसको लॉजिक से डिराइव नहीं किया गया है, इसको ऑब्जर्व किया गया और उसके बेसिस पर ये हमारा डिराइव हुआ है। ठीक है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बार बार उनका रिजल्ट जितना कैलकुलेट करके हम लोग ये देखे हैं उतना ही बार बार आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली इस चीज को कंफर्म करते हैं कि ये जो लॉ है हमारा कूलम्ब्स लॉ, ये क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। कहीं भी दो चार्ज ले तो उनके बीच का हम लोग को मीडियम पता हो, उनके बीच का परमिटिविटी पता हो, उनके बीच का डिस्टेंस पता हो और चार्जेस का वैल्यू पता हो, तो जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं वो हमारा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज ए टू बॉडी इंटरैक्शन। ये हमारा दो बॉडी के बीच में लगने वाला इंटरैक्शन है। ठीक है, ये जो फोर्स है इसको दूसरे चार्ज के प्रेजेंस से कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब कहने का कि अगर यहां पर एक चार्ज है, ठीक है, मान के चलिए कि Q1 और यहां पर एक चार्ज है जिसका वैल्यू है Q2। ठीक, अब ये Q1 इस पर कितना फोर्स लगाएगा, कुछ इस तरीका से है ना, F मान के चलिए F1 फोर्स लगा रहा है। यहां पर एक चार्ज हम ले लेते हैं Q3, तो Q3 जो है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि Q1 जो फोर्स लगा रहा था उसका फोर्स Q3 के चलते जो लगने वाला फोर्स है उससे इफेक्टेड नहीं होगा। Q3 रहे या ना रहे, F1 का जो वैल्यू है वो हमेशा उतना ही रहेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि Q1 F1 लगा रहा है, Q3 कितना फोर्स लगा रहा है, F3 लगा रहा है, तो जो नेट फोर्स है वो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इन दोनों को वेक्टर सम करेंगे तो उसके बराबर आएगा। लेकिन अकेले इसके फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा किसी दूसरे या तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से या फिर एब्सेंस से। यानी कोई चार्ज प्रेजेंट रहे, एब्सेंस रहे, उससे किसी चार्ज के फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर हमारा आता है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड्स, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली बोलता क्या है कि ये बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं। चलिए, तो क्या बता रहे थे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली बोलता क्या है, तो ये हमारा बताता है हमको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस चीज के बारे में बताता है कि अगर यहां पर कोई चार्ज है ना, और उसके अगल बगल में कोई चार्जेस हैं, यहां पर एक चार्ज हम लोग लेते हैं, तो ये चार्ज इस पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, उसी तरीका से हम लोग यहां पर हमारा चार्ज है और एक चार्ज यहां पर है, ये वाला चार्ज इसका नाम रख देते हैं कौन सा, Q, इसका नाम रख देते हैं कौन सा, ये Q1 है। ठीक है, उसी तरीका से यहां पर एक चार्ज है दूसरा वाला Q2 हो गया, और ऐसे ही करके हमारा बहुत सारा चार्ज है, और ये हमारा कौन सा Qn हो गया। ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। Q1 जो है Q पर, स्मॉल q पर फोर्स अप्लाई करेगा, किधर, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन के लोग, कुछ इस तरीका से ये फोर्स लगाएगा। उसी तरीका से ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये इस तरीका से इधर फोर्स लगाएगा। ये चार्ज का बात करें तो अगर ये हमारा दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन हुआ ये वाला हुआ, अगर ये निगेटिव रहा, ये Q पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तब इधर फोर्स लगाएगा। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तब ये जो है इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और वो इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब भी होगा ज्वाइन करने वाले लाइन के लॉन्ग ही लगेगा। तो ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा फोर्स हमको मिल रहा है ना। नाम देते हैं कौन सा, F1, F2, ऐसे करके हमारा कौन सा F3, और ऐसे करके टोटल में हमारा n पार्टिकल्स हैं, n चार्जेस हैं, तो हमको Fn तक फोर्स मिलेगा। तो ये जो टोटल फोर्स होगा उसका रिजल्टेंट कितना होगा, अगर वो हम निकालने का ट्राई करें तो हमारा जो होता है नेट फोर्स F नेट, इसका वैल्यू हो जाता है F1 प्लस F2, ये वेक्टर है, वेक्टर सम हो जाता है Fn वेक्टर।
ये जो चीज है हमारा, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहां पर, चलिए ये हमारा जो आ जाता है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि एफ नेट का वैल्यू हमको निकालना है। तो हमारा आ गया एफ नेट, एक सेकेंड, हाँ, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू F1। F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा के क्यू, है ना, और एक और कौन सा था, Q1 और बाई पहला वाला जो पोजीशन वेक्टर है उसको R1 मान लेते हैं, R1 R1 का स्क्वायर और इधर क्या कर देंगे R1 कैप, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, प्लस दूसरा वाला जो है हमारा K, यहां पर K कितना है, K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखिएगा। K दूसरा वाला फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, वो फिगर मैंने मिटा दिया है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को बैक करके उसको नोट कर लीजिएगा। K Q2 और बाई R2 का स्क्वायर। R2 हमारा क्या है, तो Q, ये कैपिटल Q, सॉरी स्मॉल q और कैपिटल वाला Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन वेक्टर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं। और ये हमारा R2 कैप, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। और ऐसे ही करके हमारा ये हमारा कहां तक जाएगा, K Q QN और बाई RN स्क्वायर, और ये हमारा यहां पर आगे में हो जाएगा कौन सा, RN का कैप। ऐसे करके हम टोटल वो करेंगे। यहां पर जो वैल्यू आता है हमारा एफ नेट, ये कितना हो जाएगा, एफ नेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा के क्यू, ये तो हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, सब में प्रेजेंस है, सब में प्रेजेंस है इसका, हर जगह प्रेजेंट है। तो और उसके बाद जो बचा क्या, तो बचा ये Q1 और बाई R1 का स्क्वायर और R कैप, ये वाला चीज बच गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा, है ना, कौन सा Q, और इसके साथ लगा देते हैं I और बाई R I का स्क्वायर, और यहां पर हमारा R I कैप। ठीक है, I इज इक्वल टू कहां से लेकर 1 से लेकर के N तक, ये वैल्यू हो जाता है। और ये जो चीज आता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक, यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या है हमारा। सो व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्जेस इंडिविजुअली। इंडिविजुअली जो चार्जेस फोर्स लगाते हैं उस टोटल फोर्स का सम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऐसे करके हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा था और वेक्टर फॉर्म में इसी को इस तरीका से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड्स, मीनिंग दैट टोटल वही वाला चीज है सेम, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब एक दो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा प्रॉब्लम देख लिया जाए जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये हमारा नीट 2019 का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्ज हमको दिया हुआ है, एक का नाम ए है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, एक का नाम ए है और सेकंड वाले का नाम बी है, हैविंग चार्जेज माइनस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एक पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और दूसरे पर माइनस क्यू है। यानी यहां पर हम लोग बना देते हैं, तो ये हमारा हो गया चार्ज कौन सा, ए, और यहां पर हमारा हो गया बी। एक पर चार्ज कितना है, ए वाले पर है प्लस क्यू चार्ज और इस पर कितना है, माइनस क्यू। आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। तो बोल रहा है ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं यहां पर, और दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स हमारा एफ है। एक सर्टेन फिक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, आर है, और जो लगने वाला फोर्स है दोनों के बीच का ये हमारा एफ है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि अगर 25% चार्ज ए का ट्रांसफर कर दिया जाए किसको, बी को, ठीक है, इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, ए का जो चार्ज है उसका 25%, तो ए पर कितना चार्ज है, क्यू है,
तो यहां पर हमारा कितना ट्रांसफर करना है, तो 25% ऑफ किसका, प्लस क्यू का, प्लस क्यू। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और परसेंट का मतलब तो आप लोग पता ही है 25, और बाई क्या हो जाएगा 100। कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ 25 बाई 100 इंटू कितना क्यू। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 1/4 क्यू, या फिर सिंपली लिख सकते हैं Q/4। Q/4 कैसा में, प्लस में। तो प्लस Q/4 किसको दे देना है, बी दे देना है। तो पहले का सिनेरियो क्या था कि पहले प्लस क्यू था माइनस क्यू था, तो उस समय फोर्स कितना लग रहा था, तो फोर्स लग रहा था F, ठीक है। F का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K, है ना। और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड का अगर बात देखें तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना हो जाएगा, KQ², K इंटू प्लस क्यू और इंटू माइनस क्यू क्या हो जाएगा Q², और साइन आ जाएगा माइनस का बाहर, और बाई R²। ये हमारा फोर्स लग रहा था पहले के टाइम में, माइनस KQ² बाई R², ठीक है। माइनस निगेटिव फोर्स शो करता है कि ये चीजें कैसी हैं, अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि दोनों चार्जेज अपोजिट हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो यहां पर हमारा माइनस आ गया, जिससे पता चलता है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है चार्ज को 25% चार्ज को जब ट्रांसफर करेंगे तो 25% का वैल्यू कितना होता है, प्लस Q/4। तो Q/4 इसमें से ले लिए। अब यहां पर Q था, थोड़ा सा मैं इरेज करना चाहूंगा यहां पे, हाँ, तो हमको कितना चार्ज देना है, बी को, बी को चार्ज देना हमको Q/4। अब पहले से यहां पर Q था, इसमें से Q/4 निकाल लिए, तो इसके पास बचेगा कितना, तो यहां पर हमारा इस पर के पास चार्ज बचेगा Q माइनस Q/4, जिसका वैल्यू आ जाएगा, एलसीएम वगैरह हम लोग लेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 4 में से 1 जाएगा कितना 3 Q/4 चार्ज बच गया कहां पर, ए पर। और बी पर कितना चार्ज आ गया, तो बी पर चार्ज था माइनस क्यू में क्या किया हम लोग, Q/4 ऐड कर दिए। Q/4 हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा यहां पर जो चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू और प्लस कितना Q/4, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा -4 में से एक क्यू जाएगा, तो यहां पर जो चार्ज आ जाएगा ये हो जाएगा -3Q और बाई 4। ये चार्ज हमारा आ जाता है यहां पर, ये वाला 3Q/4, और वहां पर कितना -3Q/4। अब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा जो नया चार्ज हमको पता चल चुका है, नया चार्ज हमको पता चल चुका है कि इस पर कितना है 3Q/4, और इस पर है -3Q/4। अब फोर्स, तो फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू K, है ना, Q1 Q2 और बाई R²। तो Q1 कितना है 3Q/4, तो Q1 की जगह पर रखेंगे 3Q/4 इंटू Q2 की जगह पर कितना रखेंगे -3Q/4, तो -3Q/4, और बाई क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। तो यहां पर कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो वैल्यू आ जाता है -K करते, इसको F डैश कर देते हैं इस फोर्स को, क्योंकि F तो वहां ही ले चुके हैं। तो -K और 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो ये 9Q² और बाई 4 जा कितना हो जाएगा 16, और यहां पर हमारा R², ठीक है। यानी यहां पर हम लोग का इक्वल टू, देखिए माइनस, है ना, कितना लिख देंगे 9/16, और ये KQ² और बाई R², ठीक है। अब -KQ²/R किसके इक्वल है, F के इक्वल है। -KQ²/R² हम लोग कैलकुलेट किए थे तो किसके बराबर आया था, जो गिवन F है उसके इक्वल आया था। यहां पर ये वाला माइनस और ये KQ²/R², ये मिलके इस F के बराबर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू, ये हमारा कितना आ गया 9 और बाई 16, और ये -KQ²/R² किसके बराबर था F, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं F।
तो एफ डैश किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 9f/16 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये वाला आंसर सही है, थर्ड नंबर। ठीक, ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 9/16f के इक्वल हो जाएगा। यानी फोर्स ओरिजिनल का कितना हो गया, 9/16 टाइम्स। जब हम लोग चार्ज कितना ट्रांसफर किए, 1/4 चार्ज इसका ट्रांसफर कर दिए, 25% इसको दे दिए, तो क्या हो गया, इसमें से घट गया और यहां गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी उतना ही घट जाएगा, क्योंकि ये हमारा कैसा है, ये माइनस चार्ज था, तो प्लस माइनस मिल करके ये 3q/4 हो गया, ये भी -3q/4 हो गया, और इस तरीका से हमारा बन गया। ठीक, इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा ये, और इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। यहां पर हमारा दिया हुआ है कि पॉइंट चार्ज है, एक हमारा पॉइंट चार्जेज +4q, -q एंड +4q आर केप्ट ऑन x एक्सिस एट ए पॉइंट x = 0। ठीक, मतलब कि कुछ चार्जेस दिए हुए हैं हमको, 3 चार्जेस हैं, एक का वैल्यू है +4q, दूसरे का है -q, थर्ड वाले का है +4q, और तीनों को रखा गया कहां पर, x एक्सिस पर। यानी ये हमारा है x एक्सिस, है ना, ऐसे करके। x एक्सिस का पहला पॉइंट कौन सा है, x = 0। यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 0, और एक पॉइंट है x = a, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। इसको फिर से मैं बना लेता हूं थोड़ा बड़ा। हाँ, ये हमारा हो गया x एक्सिस। ठीक, यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा 0 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है a, और ये वाला पॉइंट है 2a। x = 0 पर पॉइंट चार्ज कौन सा रखा गया, +4q, +4q प्लस है। x = a पर रखा गया है -q। ठीक, अब कहां पर, हाँ, +4q रखा गया है x = 2a पर, यहां पर रखा गया है +4q। ये हमारा गिवन कंडीशन है। उसके बाद बोल रहा है कि क्या -q जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो -q स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल किसको बोलते हैं, स्टेबल का मतलब वैसा इक्विलिब्रियम होता है जहां पर, इक्विलिब्रियम का मतलब कि नेट फोर्स हमारा 0 लगता हो, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब अगर नेट फोर्स 0 तो लगता है, लेकिन चीजें अगर थोड़ी सी हम डिस्टर्ब करें और उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, है ना, तब वो हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। जैसे मान के चलिए कि एक कोई बर्तन है, कोई कढ़ाई टाइप का चीज ले लिए, या कोई ऐसा चीज जो जिसका पेंदी गोल्ड टाइप का है ना, उसको उल्टा कर दिए, और उसके ऊपर कोई चीज हम बहुत मुश्किल से एडजस्ट करते हैं। अब जैसे ही हम उसको हल्का सा भी अगर इधर उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब तक वो वहां पर है तब तक नेट फोर्स 0 लग रहा है, जितना नीचे ग्रेविटी लग रहा है उतना ही ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। लेकिन जैसे ही हल्का भी वो डिस्प्लेस होता है अपने पोजीशन से, मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो उसी तरीका वैसे ही उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है और वो हमारा मूव कर जाता है। तो वैसे चीज को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेबल किसको बोलते हैं, तो स्टेबल वही कढ़ाई को उल्टा कर दीजिए, मतलब सीधा कर दीजिए, और उसके अंदर कोई चीज हम रख देते हैं, उसको अगर हल्का भी डिस्प्लेस करें तो फिर वापस वो बीच में चला जाता है, वो हमारा इधर उधर नहीं भागता है। तो इस तरीका से कोई चीज हम रखे हैं तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, इसके ऊपर रखे हैं। वही अगर उल्टा करके इसके अंदर में हम किसी चीज को रखे हैं तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो स्टेबल का मतलब कि नेट फोर्स हमारा 0 रहे, अगर हल्का इधर उधर करें भी तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि क्या -q स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इस चीज को हम लोग चेक करते हैं। तो -q पर फोर्स कितना लग रहा है, तो ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है a। यहां पर भी वही चीज है, ये -q है, ये +4q है, और बीच का डिस्टेंस यहां भी कितना है, a है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, चार्जेज का अमाउंट भी सेम है। ये वाला चार्ज इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो अट्रैक्ट करेगा F = कितना, K, है ना, और Q1, तो ये 4Q है। एक सेकंड, इसको भी स्मॉल q कर देते हैं। हाँ, ये 4Q है और ये Q है, तो यहां पर हमारा मल्टीप्लाई होकर के 4Q² और बाई ये हमारा A²। इस मैग्नीट्यूड से ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, वो भी सेम इसी मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेगा। F = K 4Q² और बाई A का स्क्वायर। यानी इस -q पर जितना फोर्स लेफ्टवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स, जितना फोर्स राइटवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स क्या लग रहा है, लेफ्टवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम में है, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन
अगर हम इसको हल्का सा मान के चले कि इधर लेकर के चले आते हैं, हल्का इधर लेकर के चले आते हैं, तो ये जो डिस्टेंस पहले ए हुआ करता था वो ए से कुछ घट जाएगा। ए से जब डिस्टेंस घट जाएगा तो ये ए माइनस समथिंग हो जाएगा, इसका वैल्यू डिनोमिनेटर का छोटा हो जाएगा, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, पहले से बड़ा हो जाएगा। जबकि वहीं पर इसको चूंकि इधर लेकर के आए हैं तो ये वाला जो ए है उसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और वो वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से ये जो ए था डिनोमिनेटर में ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में बढ़ा तो फ्रैक्शन का वैल्यू घट जाता है, डिनोमिनेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन का वैल्यू घट जाता है, तो यहां पर जो फोर्स था वो डिक्रीज हो गया, यहां वाला फोर्स डिक्रीज हो गया, जबकि जो इधर फोर्स लग रहा था ये वाला कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। उस कंडीशन में ये जो चार्ज है ये इसको अपने तरफ खींच लेगा, यानी अब इसमें क्या आ जाएगा, इधर एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा मतलब उधर फोर्स लग रहा है। अब इधर फोर्स लग रहा है तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। हल्का हम डिस्प्लेस किए हम देखें कि उसमें क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है, वो फिर वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं जा पाता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल द चार्जेज आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि जब एक नहीं आया तो फिर बाकी सबका तो सवाल ही नहीं है, अब खत्म कहानी, बाकी दो अगर हो भी तब भी कोई हमको वो नहीं है। चलिए, ऑल ऑफ द चार्जेज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, ये हम तब डिसाइड करेंगे जब हम देखेंगे कि सब पर फोर्स कितना लग रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक जो चार्ज है ये हमारा x इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ यहां पर है +4q, ये -q, और यहां पर है +4q। ऐसे था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a था और यहां पर भी डिस्टेंस कितना था, a था। हम लोग दो तो देख लिए थे कि ना ऑप्शन ए सही है ना ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी के बारे में हम लोग देख रहे थे चेक करते हैं। बोल रहा है कि ऑल ऑफ द चार्जेज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सारे चार्जेज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो -q का तो हम लोग देख चुके थे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बचा ये दोनों, इन दोनों का चेक करते हैं। तो ये वाला +4q वाले पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये जो +4q चार्ज है इसको -q वाला क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट नेचर है, निगेटिव चार्जेज अट्रैक्टेड पॉजिटिव चार्जेज। ठीक है, तो -q इसको इधर फोर्स लगाएगा और +4q वाला क्या करेगा, इसको तो रिपेल करने का ट्राई करेगा, तो ये हमारा इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम चेक करते हैं कि इस पर लगने वाला फोर्स 4q पर इस -q के चलते, तो ये जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग F1 बोल देते हैं। तो F1 इज इक्वल टू K और 4q इंटू Q, 4q का स्क्वायर और बाई A का स्क्वायर, A का स्क्वायर, ऐसे करके हमारा आ जाएगा। फिर हमारा हम देखते हैं कि इस 4q को, ये 4q वाला चार्ज कितना से रिपेल कर रहा है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं F2। F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो F2 का वैल्यू हो जाता है K इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 कितना है 4q, Q2 भी कितना है 4q, तो 4 4 कितना हो जाएगा 16, Q का स्क्वायर और बाई R का मतलब कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस यहां पर A और प्लस है मिलकर के 2A हो जाएगा, और 2A का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4A स्क्वायर। अब इस 4 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये भी हमारा उतना ही आ रहा है जितना पहले वाला आ रहा था, यानी K इंटू 4q स्क्वायर और बाई A स्क्वायर। यानी ये जितना फोर्स से रिपेल कर रहा है 4q वाला इस 4q वाले को, उतना ही फोर्स से ये -q वाला इस 4q को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये भी इक्विलिब्रियम में है। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे भी अगर डिस्टेंस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है इस A पर। ठीक है, अगर इस A में छेड़छाड़ हुआ तो फिर चीजें बदल जाएंगी, फोर्स हमारा इक्विलिब्रियम हमारा अनस्टेबल है, तो वो हाँ अनस्टेबल लग रहा है यहां पर। ठीक है, इस पर भी देखें तो ये भी सेम कंडीशन है, जो चीज इधर है वही तो उधर है ना, सब तो बस वही है। इसी को अगर उल्टा कर दें तो अरेंजमेंट हमारा सेम है, यानी यहां से हमको पता चलता है कि वो वाला 4q भी कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हमको ये पता चला कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और ये तो बिल्कुल शुरुआत में ही हम लोग निकाल चुके थे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था,
तो यहां से हम देखते हैं कि ये ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, देखिए एग्जाम में स्पीड मांगता है और स्पीड आता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ते चला जाएगा। लेकिन यहां पर चूंकि चीजों को समझाना है, मेरा मेन उद्देश्य है कि आप चीजों को सीखें, आप यहां सीखने आए। बाकी अगर आप सीख जाते हैं तब तो प्रॉब्लम आप बनाते चले जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं चीजों को समझा कर, जिस प्रॉब्लम में बनाने में 1 मिनट लगे 10 सेकंड लगे, वैसे प्रॉब्लम को भी मैं कोशिश करूंगा कि चीजों से को बढ़िया समझ जाए आप, भले उसके लिए मुझे 5 मिनट लगाना पड़े 10 मिनट लगाना पड़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर हमारा दिया हुआ है कि ए टोटल चार्ज Q, एक चार्ज है हमारा Q, जिसको हम लोग क्या किए हैं, ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2। इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया है, एक हमारा Q1 और दूसरा Q2। यानी जो Q चार्ज था उसको हम लोग तोड़े क्या चीज में, एक हमारा Q1 हो गया और दूसरा हो गया Q2 में। ठीक है, ये दोनों मिलकर के Q बनाएगा। चलिए, दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R, दोनों के बीच का सेपरेशन हमको दिया हुआ है R है। ठीक है, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम विल अकर व्हेन, अच्छा बोल रहा है कि दोनों के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन का फोर्स कब लगेगा, यानी कंडीशन क्या है मैक्सिमम फोर्स लगने का। तो यहां पर हमारा कुछ चार्जेस का वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है इनमें से कौन सा कंडीशन सही रहेगा जब हमारा फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो हमको मैक्सिमम फोर्स निकालना है। मैक्सिमम फोर्स हम कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम फोर्स निकालने का तरीका होता है कि फोर्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे और उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो वो फोर्स हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर हमारा फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले इसको एक उसमें वो कर देते हैं, Q2 का वैल्यू लिख देते हैं Q के टर्म्स में। तो Q2 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, कितना Q माइनस Q1, ये वैल्यू आ जाता है। अब देखिए फोर्स कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू कितना K है ना Q1, तो Q1 की जगह पर Q1 रखेंगे और Q2 की जगह पर कितना हो जाएगा, तो Q2 की जगह पर हो जाएगा Q माइनस Q1 और बाई R का स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। अब यहां पर फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, DF और बाई DQ1 के रिस्पेक्ट में इसको वो करने पर 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम करते हैं, तो कितना हो जाएगा DF और बाई DQ1 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा K और R स्क्वायर, ये हमारा बाहर निकल जाएगा, तो K और बाई R स्क्वायर ये बाहर निकल गया। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा Q1 है ना, और एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q1 इंटू Q कितना हो जाएगा Q1 Q, अच्छा ये तो 1 नहीं था, हाँ Q1 इंटू Q1 इंटू Q और फिर माइनस ये हमारा हो जाएगा Q1 का स्क्वायर और बाई DQ1। ठीक है, दो टर्म्स हैं, अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अरे यार ब्रैकेट है, चलो ठीक है, इज इक्वल टू K बाई R का स्क्वायर है ना, एक बार इसका करेंगे DQ1 इंटू Q और बाई DQ1। ठीक है, Q1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो Q हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा और DQ1 बाई DQ1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, खैर उसको आगे लिख लेंगे, और ये DQ1 का स्क्वायर और बाई DQ1। चलिए, हाँ यहां पर ये हमारा यानी, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो डिफरेंशिएशन है ये 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फोर्स हमको निकालना है मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स के लिए डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होता है। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहां पर हमारा K स्क्वायर और बाई R स्क्वायर है। ये Q1 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किए, तो यहां पर हमारा आ गया कौन सा Q और फिर माइनस है, और ये Q1 का स्क्वायर है। तो अगर किसी चीज का पावर n होता है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है nx टू द पावर n-1। अगर हम
x के पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, d किसका, x का पावर n और बाई dx, तो इसका हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि q1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, n की जगह पर कितना है तो 2, तो फॉर्मूला के हिसाब से रखेंगे कितना 2, ये हमारा हो जाएगा यहां पर वैल्यू आ जाएगा 2 और फिर क्या है Q1, और Q1 का पावर कितना हो जाएगा एक्सपोनेंट, ये 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 का सिंपली वैल्यू 1 ही हो जाएगा, तो पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अब जाहिर सा बात है कि ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब दोनों में से कोई एक नंबर या फिर दोनों का दोनों जीरो हो। हम देख रहे हैं कि ये k कैसा है, ये k हमारा जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसका वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये r है जो गिवन है, ये डिस्टेंस भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये वाला टर्म तो जीरो होगा नहीं। इसका मतलब कौन सा टर्म जीरो है, ये वाला चीज जीरो है। तो यहां से हमको पता चला कि q माइनस 2 Q1 इज इक्वल टू जीरो, यहां से हमको Q1 का वैल्यू निकालना था, तो उसको उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2Q1। यहां से अगर हम Q1 निकालें तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q बाई 2, ये हमारा कंडीशन आ गया। Q1 का वैल्यू हमको पता चल गया कितना है Q बाई 2। अगर उसी तरीका से हम Q2 का वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, Q2 हमको पता था शुरू में ही कि Q किसके इक्वल है, Q जो है Q1 और प्लस Q2 के इक्वल है, ठीक है। तो Q1 की जगह पर वैल्यू रख देंगे कितना Q बाई 2, Q बाई 2 उधर जाएगा तो Q में से माइनस हो जाएगा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि Q2 का भी वैल्यू कितना आ गया Q बाई 2। तो हमको पता चला कि Q1 का जो वैल्यू है ये है Q बाई सॉरी हाँ कितना, हाँ Q बाई 2, Q1 का जो वैल्यू है Q बाई 2 है और Q2 का भी वैल्यू Q बाई 2 ही आ रहा है। तो यहां हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। डी में बोल रहा है Q1 इज इक्वल टू Q बाई 2 और Q2 का भी वैल्यू कितना है Q बाई 2, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, यहां आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हुआ होगा, थोड़ा और बढ़िया से जाने होंगे कि किस तरह का चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, आगे इससे और आसान, इससे और एडवांस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये तो बस शुरुआत है, जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस का टाइम आएगा तो उसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, और वही मेन चीज है। अगर आप एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं और खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोकस से आप स्टडी कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम पे एकदम भिड़ जाइए। और वो चीज आपको कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है, आप पढ़ते चले जा रहे हो, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कि हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करते हैं तब भी कुछ कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते हैं, और वो मेरे ख्याल से बहुत काफी समय तक रहते हैं माइंड में। अगर हल्का फुल्का भी रिवाइज कर लीजिएगा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा तो वो कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त हो जाएगा आपका कि उससे कैसे भी घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाए वो आपसे बन ही जाना है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं रह जाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किस चीज को बोलते हैं, तो देखिए बात है कि चार्ज जो है, ये एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाता है, ये तो हमको पता है, हम देखे हैं कि चार्ज हमारा फोर्स लगाता है, ठीक है। कंघी को ऐसे बाल में रगड़ते हैं, देखते हैं चीजों को खींचने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस चार्ज को दूसरे वाले चार्ज के प्रेजेंस के बारे में पता कैसे चलता है, या फिर उसी तरीका से अगर किसी चीज पर हम फोर्स लगाए तो हमको तो दिख रहा है कि हम अपने हाथ से उस चीज को टच करके कांटेक्ट में ला करके धक्का दे रहे हैं, लेकिन उन चीजों का क्या जिनमें कांटेक्ट उन चीजों का क्या जिनमें कांटेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता है कांटेक्ट अगर इन्वॉल्व नहीं होता है तो वे कैसे फोर्सेज अप्लाई करते हैं तो क्या बोल रहा था कि जिन चीजों में कांटेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता है वो कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे मान के चलिए ग्रेविटी का हम बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखे होंगे कि कोई भी चीज को, जैसे ये बोतल है ना, इसको हमने नीचे ऐसे छोड़ा तो ये नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। रीजन क्या है कि ग्रेविटी लग रहा है, लेकिन सवाल है कि ग्रेविटी इस मास पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन अर्थ को पता कैसे है कि ये बोतल यहां पर है, हमको इस पर फोर्स लगाना है, हमको इसको नीचे की तरफ खींचना है।
तो ऐसी चीजें जिनमें कांटेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है वो फील्ड से फोर्स लगाती हैं, वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करती हैं और उस फील्ड के अंदर जो चीजें जो उस फील्ड पर जो उस फील्ड का जिन पर असर होता है वैसी चीजें अगर उस फील्ड में एग्जिस्ट करती हैं तो उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर असर करता है? मास पर। तो अगर किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास आ जाता है तो वो फील्ड उस चीज को खींचना स्टार्ट कर देता है। उसी तरीका से मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट या उस तरह का मटेरियल आ जाता है जिस पर वो फील्ड इफेक्टिव हो, वो उस चीज को खींचना, अट्रैक्ट करना या रिपेल करना, मतलब फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। सेम वही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? तो ये बनता है चार्ज से। जैसे कोई चार्ज है, वो चार्ज अपने चारों तरफ एक रीजन में एक फील्ड बनाता है, वो फील्ड हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस चार्ज पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? तो ये रीजन है ना, उसके चारों तरफ का स्पेस है चार्ज के, सराउंडिंग ए चार्ज और ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज भी हो सकता है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। वेयर इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस, जिस जगह पर उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हमको ऑब्जर्व होता है। जैसे कोई चार्ज है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे इसको चार्ज किए, चार्ज करने के बाद हम देखते हैं कि इसका असर क्या होता है, दिखाई देने लगता है इसके चारों तरफ। अगर यहाँ पर कागज रहे तब भी ये खींच लेगा, यहाँ पर हम रखें इधर से भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरीका से ये चीज हमारा होता है। तो फील्ड बेसिकली है क्या? फील्ड का मतलब क्या होता है? जगह, क्षेत्र, है ना, ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या हो, चार्जेस का असर हमको दिखाई दे, उनका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हमको दिखाई दे, ये सब चीजें ऑब्जर्व होती है। ठीक है, ये बनता कैसे है? तो इट एराइजेज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ चार्जेज, चार्जेज के प्रेजेंस से बनता है। और मतलब चार्ज ही इस चीज को बनाता है, चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। ठीक है, और ये जो फील्ड है असर करता है किस पर? अफेक्ट्स अदर चार्जेस प्लेस्ड विद इन इट्स इन्फ्लुएंस। जहां तक उसका असर होता है वहां तक अगर कोई चार्ज रहे तो उस पर असर, मतलब वो हमारा फील्ड उस पर इफेक्ट करता है। यही बेसिकली फील्ड है। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना बेसिक समझ गए। अब देखते हैं कि ये जो फील्ड है ना, इसके बारे में थोड़ा और गहराई से हम लोग अध्ययन करते हैं। एट एनी पॉइंट, ठीक, फील्ड को हम लोग, फील्ड होता क्या है? तो फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से। ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। या तो हम लोग इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं उस चीज को, उससे हम लोग इसको शो करते हैं। या फिर एक तरीका है कि फील्ड लाइन से हम लोग शो करते हैं। या फिर एक तरीका है कि हम लोग स्केलर फंक्शन भी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल से इसको हम स्टडी करते हैं। तो इसको जानने का, समझने का हमारे पास दो तीन तरीका है। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई वेक्टर, और दूसरा हमारा कौन सा है? पोटेंशियल। दोनों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ई वेक्टर से, जो कि हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर का मतलब वैसे क्वांटिटीज जिनमें क्या होती हैं? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, और जो वेक्टर एडिशन लॉ को, यानी ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जो लॉ होते हैं वेक्टर को ऐड करने के, उन लॉज को जो फॉलो करता है, वैसी चीजों को हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक, तो ये हमारा वेक्टर है। दिस वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। एक हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। वो हमारा न्यूमेरिकली इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के। ठीक है, मैथमेटिकली यहां पर इसका डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं कि इसको इस तरीका से डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली कि ई वेक्टर किसके इक्वल होता है। जैसे अगर कोई चार्ज हमारा Q0 है तो उस पर फोर्स लग रहा है कितना? F। तो यहां पर डेफिनेशन क्या है कि ये हमारा यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनिएगा, अगर Q0 चार्ज पर F फोर्स लग रहा है, डेफिनेशन क्या बोलता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, तो यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 चार्ज पर। तो 1 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? तो ये हो जाएगा F/Q0। ये जो फोर्स है
यूनिट चार्ज पर लगने वाला, यही किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ये लिमिट कहां से आ गया, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, इसका क्या मतलब है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई चार्ज हम लोग लेते हैं, फील्ड का मतलब क्या कि यहां पर हम कोई चार्ज रखें, ठीक है, ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज हम लेकर के आते हैं, तो वो क्या काम करेगा, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज पर फोर्स लगा के, क्यों, क्योंकि इसका फील्ड बना हुआ है जो कि यहां पर असर करेगा। लेकिन ये भी तो चार्ज है, चार्ज किस पर फोर्स लगाता है, चार्ज पर लगाता है, और जब ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो ये वाला चार्ज भी तो इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चार्ज कहीं ना कहीं इसके फील्ड पर कुछ असर छोड़ता है, उसके फील्ड को कुछ अफेक्ट करता है। वो अफेक्ट ना हो, हम पूरा का पूरा इसके फील्ड के बारे में बढ़िया से जान पाए, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इस चार्ज का वैल्यू कम से कम रखना पड़ेगा। इस चार्ज को हम इतना कम रखना चाहते हैं जिससे इसका असर इस पर बिल्कुल नहीं पड़े, इसका असर तो इस पर पूरा पड़े लेकिन इसका असर इस पर बिल्कुल नहीं पड़े। ठीक है, तो उस वजह से हम लोग इस Q नॉट का वैल्यू बहुत छोटा रखने का ट्राई करते हैं, तो वही चीज हमारा है लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, और यहां से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, बेसिकली नहीं तो ऐसे तो आप अगर देखा जाए तो इससे भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीका से हम लोग देखें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, जहां पर हमारा Q नॉट क्या है, तो स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, और F क्या है, तो F जो है वो लगने वाला फोर्स है, उस चार्ज पर, उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो F है। Q नॉट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कौन सा है, F है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में जाहिर सा बात है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और जैसा कि मैंने बताया वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है। अब मैग्नीट्यूड तो हम लोग को समझ में आ गया कि F बाई Q नॉट के इक्वल होता है, जैसे E का जो वैल्यू होता है इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q नॉट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड उस फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन इस F वेक्टर के अलोंग होता है, जिधर हमारा फोर्स लगेगा उधर ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका SI यूनिट का। यूनिट क्या होता है, तो E किसके इक्वल है, E इक्वल है F बाई Q नॉट के। F का मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और चार्ज का यूनिट का बात करें हम लोग तो चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि न्यूटन पर कूलॉम किस चीज का यूनिट आ गया, ये यूनिट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इसका जो हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम, ये वैल्यू आ जाएगा ऐसा यूनिट। डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन हम लोग देखते हैं तो फोर्स का और बाई चार्ज के डायमेंशन से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है ये होता है कितना, ML/T-2। ठीक है, कहां से आया ये भी अगर भूल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन निकालना बहुत आसान चीज होता है, बस आप उस फॉर्मूले को तोड़ते चले जाइए, बेसिक तक जाइए और वहां से फिर आ जाइए अगर भूल रहे हो तो, नहीं तो ये सब तो याद हो जाता है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं चीजों को रटने का कोई जरूरत नहीं है, आप प्रॉब्लम बनाइएगा, चीजें खुद ब खुद याद होती जाएंगी। मेन चीज होता है कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत बहुत बढ़िया से समझना और फिर प्रॉब्लम पर पूरा फोकस देना, यही रूल है किसी भी चीज में। अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं फिजिक्स के फील्ड में तो यही चीज है। ठीक, और हर एक चीज के लिए यही है मेरे ख्याल से। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अच्छा होना चाहते हैं, बेहतर होना चाहते हैं तो अप्रोच यही आपका होना चाहिए और यही आपको रिजल्ट भी देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। MLT-2 हो गया। हाँ, क्या बोल रहा था, इसको निकालना हो अगर भूल गए हो, ठीक है। फोर्स का हमको नहीं पता है क्या होता है तो हम फोर्स को क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मास को मास रन देते हैं, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ पर हमारा हो गया m, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा s, और बाई डिस्प्लेसमेंट और बाई टाइम, और एक टाइम पहले से था तो टाइम का स्क्वायर। मास का हो जाएगा m, डिस्प्लेसमेंट का s का हो जाएगा l, और नीचे t का स्क्वायर है तो t का पावर T-2। ये हमारा डायमेंशन आ जाता है, समझ गए। MLT-2 और कूलम, कूलम हमारा क्या होता है, तो करंट, करंट का जो होता है, हाँ, I इज इक्वल टू Q बाई T, करंट पर यूनिट
सॉरी चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट का हमारा होता है ये लिखते हैं शायद, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी, है ना ये वाला। तो यहाँ पर हमारा I और T, तो ये बाई क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, डायमेंशन में आ गया I A और ये T ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ML T पहले से ही था तो हमारा हो गया ML, T माइनस 2 पहले से था और एक अभी आ गया है, तो T माइनस 3 और A माइनस 1, तो ये हमारा आ गया डायमेंशन। डायमेंशन क्या आ गया इसका ML T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसका हो जाता है डायमेंशन। किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। अब ये होता कैसे, चीजों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फील्ड लाइन होता है, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ निकलता हुआ दिखेगा। इस डायरेक्शन में बात करें तो इस तरीका से जाएगा, इधर हम बात करें तो ऐसे। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन, समझ आ गया। अगर वहीं पर हम निगेटिव चार्ज लेते हैं माइनस, तो माइनस में ये अंदर की तरफ जाते हुए दिखता है, यहां से इस तरीका से, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। तो ये कुछ उस तरीका से, निगेटिव वाले चार्ज में कैसा इनवर्ड, पॉजिटिव वाले में कैसा आउटवर्ड, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक, इन सब चीजों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसको स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। एक पॉइंट चार्ज लिए हम लोग छोटा सा, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, किधर बनाएगा, उन सब चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है Q, और यहां पर हम एक टेस्ट चार्ज लिए हैं, टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना है Q0, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना है R के इक्वल है। ये जो है हमारा सेपरेशन R है। ये फोर्स लगा रहा है इस पर कितना F, फोर्स का डायरेक्शन वो वाला हो जाएगा, और जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही किस चीज का डायरेक्शन होता है, उधर ही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई भी हमारा उधर ही हो रहा है। अब ये जो फोर्स है, फोर्स कितना होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कूलम्स लॉ से, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और बाई R का स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां हम देख सकते हैं चार्जेस, पहला कौन है Q, दूसरा कौन है Q0। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है ये हमारा K, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K Q, और ये कौन सा Q0, K Q Q0 और बाई R स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अभी हम लोग फॉर्मूला जस्ट थोड़ा देर पहले देखे कि E इज इक्वल टू होता है F बाई Q0, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहां पर हमारा फोर्स जितना है उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ये चीज मिल जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा F बाई Q0। अब F हम लोग निकाले हुए हैं, F का जो वैल्यू है F इज इक्वल टू है K, है ना, Q, और ये हमारा हो जाएगा Q0 और बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब हमको E निकालना है, तो E का जो वैल्यू है ये हमारा है F बाई Q0, यानी ये जो F आया इसको Q0 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब Q0 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो Q0 और Q0 कैंसिल हो जाएगा, और हमको बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा K, जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में क्या बचा Q और बाई R स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज हमारा आ गया। E का जो वैल्यू होता है पॉइंट चार के चलते, इसको साफ साफ लिख देते हैं यहां पर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और बाई R का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मन लगाकर पढ़ते रहिएगा।